दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी केस में केजरीवाल को जमानत मिली है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई का केस चल रहा है और सीबीआई का केस भी इसी मामले पर चल रहा है। अभी सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, जेल में है और 17 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का जो केस है बड़ी बेंच को भेज दिया है और ईडी वाले केस में अंतरिम जमानत दे दी है। और इस केस में पीएमएलए की धारा 19 पर अब फैसला होगा जब सुनवाई होगी। तब तक के लिए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। और आइए अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें क्या रही, क्या कहा आज कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते वक्त और क्या फैसला बताया। ईडी केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दूसरी बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे। तीसरी बड़ी बात, सीबीआई केस को लेकर जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल। चौथी बड़ी बात, एससी की सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को ये मामला भेजा गया है। पांचवी बड़ी बात, पीएमएलए के प्रावधान पर बड़ी बेंच अब सुनवाई करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहा उसकी 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। और इस बीच ये भी बता दें कि केजरीवाल को राहत तो मिली है लेकिन रिहाई नहीं होगी। अभी जो फैसला है वो आपको बता रहे हैं। ईडी के केस में अंतरिम जमानत दी गई है, जो शराब घोटाले में ईडी का केस है। इसका असर क्या होगा? शराब केस में ये बड़ी राहत है और इसको असर बताया जा रहा है। इसके अलावा जो फैसला है आपको बता दें कि सीएम पद छोड़ने का कोई निर्देश नहीं है। असर क्या होगा? सीएम पद पर बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल और जेल से ही सरकार चला रहे हैं। फैसला, एससी की बड़ी बेंच को यह मामला भेजा गया है, जो ईडी केस में राहत मिली है ये एससी की बड़ी बेंच को भेजा गया है। तो इसका असर क्या होगा? सुनवाई तक जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल और सीबीआई के केस में अभी फिलहाल अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। तो ये बड़ी बातें हैं जिस पर फैसला और असर आपको बताया। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या हुआ है ये भी आपको बता दें। सीनियर वकील विवेक जैन से बात की है हमारे सहयोगी कुमार कुंदन ने। विवेक जैन क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ विवेक सर मौजूद है। सर, एक बात बताएं कि कितना बड़ा फैसला मानते हैं और इसकी आगे के क्या इसके रिपरकशंस होंगे? ये बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक फैसला है और आर्टिकल 21 के बेसिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोस्टली ये फैसला किया है। लाइफ और लिबर्टी को पहली उन्होंने प्रायोरिटी बनाई है। देयरफॉर आई थिंक पूरी कंट्री के अंदर दिस वुड बी सेंडिंग अ मैसेज टू एवरीबडी, टू द हायर कोर्ट्स, द लोअर कोर्ट्स, दैट लाइफ एंड लिबर्टी इज स्टिल सैक्रोसैंक्ट, दैट इज नंबर 1 प्रायोरिटी। ऐसे ट्रायल जो सालों साल चलेंगे उसके अंदर अभियुक्त को आप अंदर रखना सालों साल, इसके अंदर कोई औचित्य है नहीं इस बात का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि अरेस्ट की ज़रूरत है या नहीं है और ज़रूरत नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट के क्या पैरामीटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लार्जर बेंच कंसिडर करेगा। केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे या फिर निकल पाएंगे? अभी ईडी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि इंतरिम जमानत मिल गई है, ही विल बी आउट ऑन बेल। और हमारे साथ 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ पीयूष पांडे जुड़ रहे हैं और जितेंद्र भाटी हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के आवास से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि इस मामले में राहत तो मिली है अरविंद केजरीवाल को। ईडी केस में अंतरिम जमानत मिली है, इंटरिम बेल, लेकिन अभी उन्हें जेल में ही बिताना होगा। बिल्कुल नहीं, देखिए अभी उन्हें सीबीआई वाले मामले में जमानत नहीं मिली है और ये जो अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है वो इस वजह से दी गई है कि उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और रिमांड को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। और इस मामले में जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने रेफर किए हैं लार्जर बेंच को, अब जो सीजीआई हैं वो इस मामले में बेंच तय करेंगे और फिर उसके बाद चूंकि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो धारा है 19, उसमें विवेचना करेगी अब सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर बेंच होगी और वो ये तय करेगी कि आखिर जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं उनको किस तरह से ठीक किया जाए या फिर जो लूप होल्स हैं, क्योंकि इस मामले में जो विवेकाधिकार दिया गया है धारा 19 में, वो सब कुछ अधिकारियों के पास है, जो जांच एजेंसी के अधिकारी उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में जब जमानत के लिए मामला आता है या गिरफ्तारी के लिए मामला आता है तो कई जगह अदालत को भी ये पक्ष देखना पड़ता है कि कहीं किसी भी हाल में जो एजेंसी की ओर से कार्रवाई की गई है उसमें कहीं कोई खामी ना हो जाए। मतलब ये कि अगर
एजेंसी को प्रेफरेंसेस मिल रहा है तो एजेंसी को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा अदालत की ओर से। और सेक्शन 45 जो है उसमें भी 2 शर्तें हैं, तो ऐसी स्थिति में जमानत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की ओर से चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, तो ऐसी स्थिति में जो सेक्शन 19 है उसके जो प्रोसीजर हैं उस पर भी अपना जो इख्तियार है वो बड़ी बेंच लेगी और उसके बाद इस पर निष्कर्ष निकाल करके फैसला देगी। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको अंतरिम राहत ईडी के मामले में दे दी है, लेकिन वो सीबीआई की न्यायिक हिरासत में है, तो इसलिए अभी वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हालांकि वो सीबीआई की न्यायिक हिरासत के खिलाफ जमानत की मांग कर सकते हैं और अगर उन्हें जमानत मिलती है तो फिर वो बाहर आ सकते हैं। हालांकि इस दौरान ईडी भी उनकी जो अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है उसके खिलाफ भी बड़ी बेंच में ये मांग कर सकती है। बिल्कुल बड़ी बात बता रहे हैं पीयूष कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच के पास क्यों भेजा, इसकी वजह बता रहे हैं। लेकिन राहत तो मिली है, केजरीवाल को रिहाई अभी नहीं होगी जेल से, ये बड़ी बात है। पीयूष आएंगे आपके पास, शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी बात ये बता दें कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर आम आदमी पार्टी का बयान भी आ गया है। सीएम केजरीवाल को बेवजह जेल में रखा गया है। आप कह रही है बीजेपी जानती थी कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, रिहाई रोकने के लिए सीबीआई की फिर एंट्री होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह पता था, उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। तो आतिशी को आपने सुना और हमारे साथ आम आदमी पार्टी ऑफिस से, दफ्तर से जितेंद्र भाटी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, आम आदमी पार्टी बड़ा सवाल उठा रही है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी तेज होती जा रही है, लेकिन आप ये स्वीकार करने को रेडी नहीं है। उनका ये मानना है कि षड्यंत्र के तहत ही सीबीआई की एंट्री हुई इस केस में। बिल्कुल, देखिए पहले से थोड़ा सा पहले से पे रोशनी डालेंगे। सबके मन में जहन में सवाल जरूर होगा अरविंद केजरीवाल क्या बाहर आ पाएंगे ना पाएंगे। और जैसा पीयूष बता रहे थे कि ईडी मामले में तो राहत मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में आपको बता दूं कि उसमें भी जो 26 जून को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी उसको अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। 17 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। अब आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या कहना है, तो उस पर देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि शुरुआत से हम कह रहे थे कि जो 2 साल जाँच चली, इतनी गिरफ्तारियाँ हुई, इतनी रेड डली, कहीं पर भी उन्होंने जो है साफ तौर पर कहा कि जो 20 जून को हिंदू न्याय जो है जज राउजनी कोर्ट की उन्होंने जब जमानत दी तो उसमें साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जो पैसे का लेन देन की बात हो रही है उसको लेकर कोई सबूत नहीं है, कोई पैसे की रिकवरी नहीं है और अरविंद केजरीवाल का उस पर कोई सीधे तौर पर उसका जो कंडक्ट है वो दिख नहीं रहा है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा आम आदमी पार्टी ने कोर्ट के आदेश के हवाले से कि कोर्ट ये खुद मानती है कि जांच एजेंसी है वो निष्पक्ष नहीं है, यानी कि बायस होकर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर कह रहे हैं कि लगातार हम इस बात का सवाल उठा रहे थे कि विंच हंटिंग चल रही थी क्योंकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा था। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद पंजाब निकले, गुजरात में 5 उनके विधायक आए, गोवा गए, तमाम जगह पर प्रसार हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये साजिश की गई। और कह रहे कि देखिए जो हमारे दावे थे वो सही होते नजर आ रहे हैं। पहले सुबह उधर राउजनी कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद में हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी न्यायिक जो अंतरिम जमानत है उस पर उनको दे दी गई है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सवाल ये था कि उनकी गिरफ्तारी वैध है अवैध है, उसको हाई कोर्ट ने वैध माना था। उसी के चैलेंज करते हुए अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उस पर जो सुनवाई हुई है वो अब जो 3 बेंच इस मामले में आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया। जितेंद्र, मैं आऊंगी आपके पास। आम आदमी पार्टी कह रही है उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया, सीबीआई की एंट्री षड्यंत्र के तहत हुई है। सौरभ भारद्वाज से जितेंद्र आपने बात की कुछ देर पहले, की बातचीत सुनवा देते हैं दर्शकों को।
सौरभ भारद्वाज मेरे साथ है। सौरभ जी, मामला बड़ी बेंच को गया है लेकिन अंतरिम जमानत मिल गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? जितेंद्र जी, आप तो खुद जो है कानून समझते हैं जी। मैं देखता हूं कि आप लगभग हर केस में कोर्ट के अंदर दिखते हैं और इसकी समझ रखते हैं। पीएमएलए के मामले में लोअर कोर्ट ने बेल अरविंद केजरीवाल जी को दी, जस्टिस न्याय बिंदु ने बेल दी और बेल में ये बात कही, ईडी इज एक्टिंग विद बायस। ईडी मन में अरविंद केजरीवाल के लिए दुश्मनी रख के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक बहुत बड़ी बात है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए। उसको खैर इन्होंने षड्यंत्रों के कारण जो है हाई कोर्ट में स्टे ले लिया, और स्टे भी ऐसा ले लिया कि बिना कोर्ट का ऑर्डर आए, ऐसे महान जज साहब वो थे, उन्होंने वो काम किया जो हिंदुस्तान में कोई बड़े से बड़ा जज नहीं कर पाया। उन्होंने बिना लोअर कोर्ट के ऑर्डर के ही उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। उन्होंने गंगा उल्टी बहा दी। खैर, केंद्र सरकार को इसका अंदाजा था कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल को अब बेल मिलेगी, क्योंकि जज न्याय बिंदु ने रास्ता खोल दिया था। उस षड्यंत्र के तहत उनको ईडी की कस्टडी में होने के बावजूद, जुडिशियल कस्टडी में होने के बावजूद सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया, और सीबीआई की जुडिशियल कस्टडी भी पैरेलल में चल रही है जी। तो ऐसे में उनकी जो ये बेल हुई है, उसके बाद उन्हें सीबीआई के मामले में भी बेल लेनी पड़ेगी। इस केस में लगातार सियासत बढ़ती जा रही है, और शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए आम आदमी पार्टी ऑफिस से, और साथ ही पीयूष आपका भी धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट से जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं आफत के सैलाब की। जी हाँ, ये आफत का सैलाब ही है कि मैदान से पहाड़ तक हर तरफ बेहिसाब सैलाब है और कई राज्य इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। जोशीमठ से आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से मलबा हटाया जा रहा है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट इसी इलाके से है। मलबा हटाने तक पैदल यात्रा रोक दी गई है। टीवी9 की लैंडस्लाइड की जगह पर टीवी9 के जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं। हमारे संवाददाता विवेक वहां पर मौजूद हैं, जो दिखा रहे थे कि किस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है और उसके बाद इसका मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, जब लैंडस्लाइड से यात्रा रुक गई और ये पूरा बीचों बीच लैंडस्लाइड हुआ सड़क के, और फिर ये यात्रा थम गई। अब मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इसी जगह पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, विवेक शर्मा। उनकी एक रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहे हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जोशीमठ से 2 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर, जहां मंगलवार को लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो रखा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आपको सड़क पर गिरा हुआ नजर आएगा। लगातार यहाँ पे मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर किया जा रहा है। ब्लास्टिंग भी यहाँ पर की गई है, जिसके चलते जल्द से जल्द यहाँ पर जो रास्ता है वो साफ करा जा सके। देख सकते हैं कि जेसीबी मशीनें लगातार यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रही हैं। बड़ा पहाड़ का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। मंगलवार को बताया जा रहा है कि पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो सड़क पर ढह गया था, जिसकी वजह से ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था। लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। बाद में कुछ लोगों को पैदल जाने की इजाज़त जो है वो दी जा रही थी, लेकिन कल भी बताया जा रहा है कि पहाड़ का एक पत्थर जो है वो यहाँ पर गिर गया था, जिसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें करना पड़ा था। लेकिन फिर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी यहाँ पर मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है। जो 4 धाम पर निकलने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबी कतारें गाड़ियों की आपको तस्वीरों में नज़र आएंगी। जो श्रद्धालु हैं वो राह खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो साफ है कि लैंडस्लाइड की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जहां पहाड़ दरका, वहां से विवेक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। उनसे ताज़ा अपडेट लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। विवेक, आप ही की रिपोर्ट हमने दिखाई, आप दिखा रहे थे किस तरह से मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन पैदल यात्रियों के लिए क्या इस वक्त वहां पर सुविधा आप देख पा रहे हैं? क्या उन्हें हॉल्ट क्या कराया गया और कहाँ हॉल्ट कराया गया है? देखिए, अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता खोला गया था, लेकिन अब एक बार फिर जो काम है वो जोरों शोरों से चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड वाली जगह पर जेसीबी के द्वारा मलबा हटाने का काम चल रहा है।
एक बड़ा जो चट्टान का हिस्सा है वो यहाँ पर गिर गया था मंगलवार को, जिसके चलते ये रास्ता बंद हो गया था। मेरे ठीक सामने आपको वो चट्टान का हिस्सा जो है वो अभी भी सड़क पर पड़ा हुआ नजर आएगा। इसको हटाना एक कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पे प्रशासन की होती हुई नजर आ रही है। इसकी एक वजह यह है कि इस चट्टान के हिस्से को काट कर नीचे की तरफ भेजना होगा, क्योंकि नीचे कोई नुकसान ना हो, क्योंकि अगर पूरा चट्टान का हिस्सा नीचे चला जाता है तो कुछ नुकसान हो सकता है। इसी के चलते इसे टुकड़ों में नीचे भेजा जा रहा है, यानी कि खाई में भेजा जा रहा है। और देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ से ऊपर की तरफ से पत्थर भी समय समय पर नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। ये एक और सावधानी यहाँ पे प्रशासन के लोगों को रखनी पड़ रही है, क्योंकि कभी भी कुछ भी होने की संभावना यहाँ पे जताई जाती है। कल भी देखा गया था कि यहाँ पर एक पत्थर का बड़ा हिस्सा जो है वो गिर गया था और यहाँ पर जो लोग थे उनको यहाँ पर चोट लगती बची थी। जो मशीन थी वो पूरी तरह से खराब हो गई थी, उस पर पत्थर गिरा था, तो इसके चलते अब दोबारा ऐसा ना हो उसके लिए सावधानी भी बढ़ती जा रही है। ब्लास्टिंग भी यहाँ पे की गई है। तो चट्टान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसे हटाने का काम चल रहा है। और प्रशासन के लोगों का कहना है कि समय समय पर बीच बीच में हम पैदल जाने वाली यात्रियों को निकालते रहते हैं, लेकिन फिलहाल 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जब तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होता तो उसके बाद ही 4 पहिया वाहन वहां से जा सकते हैं। तो पहले क्लियर करना प्राथमिकता है। पैदल जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, उसको देखते हुए यहाँ पे ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि राह खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं, विवेक नजर बना के रखिए, मैं बस कुछ देर में आ रही हूँ। एक रिपोर्ट और आपने भेजी है, वो रिपोर्ट पहले दिखाते हैं लोगों को कि वहां पर इस वक्त क्या हालात है। कुछ देर पहले की विवेक की ही रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है लैंडस्लाइड वाली जगह पर, जहां पर पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एनडीआरएफ के जवान यहां पर आने वाले लोगों की सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें बाकायदा पकड़कर एनडीआरएफ के जवान नीचे लाते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके हाथ में बच्चे हैं तो उनकी भी यहाँ पे एनडीआरएफ के जवान सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही इनके एसडीआरएफ के जवान भी मौके पर मौजूद हैं। आप देखेंगे कि एनडीआरएफ के जवानों ने यहाँ पर एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और जो भी जरूरतमंद उन्हें नजर आता है तो आगे बढ़कर उनकी सहायता की जाती है। तो ये बद्रीनाथ की तरफ से आने वाले लोग हैं जो कि वहाँ पे फंसे हुए थे। कब से आप वहाँ पे थे? और 3 घंटे हो गए। 3 घंटे से काफी इंतजार करना पड़ता है। हाँ, कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम्स नहीं है, बट लंगर चल रहा था। क्या फंस गए थे वहाँ पे? 4-5 दिन हो गए हमको। 4-5 दिन हो गए थे। हाँ, दिक्कतें काफी हो रही थी। 15 दिन हो गए, हम कथा में आए थे। अच्छा सर, आप कब गए थे वहाँ पे? हमको 4 दिन हो गया। वहीं पे रुके हुए थे? नहीं, हम ओली में थे। ओली में थे। तो देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं बद्रीनाथ दर्शन करके लौटे हैं। और मैम आप कब गए थे वहाँ पर? हेमकूट से गए थे, 3रा दिन हो गया। तो वहीं पे फंसे हुए थे। तो आज यहाँ आ जाए। तो देखेंगे कि लोग जो फंसे हुए थे वो इस तरफ आते हुए आपको नजर आएंगे। तो साफ है कि पैदल जाने वाले यात्रियों के लिए ये रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। जो लोग बद्रीनाथ की तरफ जाना चाह रहे हैं उन्हें यहाँ से पैदल भेजा जा रहा है और जो लोग बद्रीनाथ से वापस लौट रहे हैं वो वापस की तरफ आते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जोशी मठ में फंसे कुछ और श्रद्धालुओं से विवेक ने ही बातचीत की है। श्रद्धालु क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। सर, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सर एक्चुअली हमारा दिक्कत ये है कि मतलब टाइम यहीं पर गुजर रहा है। यात्रा के लिए निकल रहे थे एक लिमिटेड टाइम में, तो टाइम यहीं स्पेंड हो रहा है। लेकिन दिक्कतें बोले तो अलग अलग लोगों का अलग अलग दिक्कत है। कोई शेयरिंग में आए हुए हैं तो गाड़ी में भी सोना पड़ रहा है, किसी को खाने के लिए भी दिक्कतें हो रही है। हम लोग सुबह थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे तो हम लोग को होटल मिल गया। बहुत सारे लोग देखे हुए हैं हम लोग ने जो गाड़ी में सो रहे हैं, खाने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। मतलब जिसके पास पैसा कम है उन लोग का दिक्कत थोड़ा अलग टाइप का है। तो आप कब यहाँ पे आए थे? हम लोग आज 3 दिन हो गया, 3रा दिन है। 3 दिन से आप होटल में थे? हाँ, होटल में थे। हम लोग के लिए रहने के लिए उतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत यही है कि हमारा मतलब यहीं पर रुकना पड़ा, टाइम यहीं स्पेंड हो गया। आप यहाँ पे आए हैं तो पता लग रहा है कुछ कब रास्ता खुल जाएगा? कुछ बताया गया आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया है, पर इतना बोल रहे हैं। हम लोग जाके पुलिस स्टेशन में जाके पूछते तो वही बोलते 2 दिन लगेगा या 3 दिन लगेगा, वही चालू है। तो विवेक शर्मा की आपको रिपोर्ट हम दिखा रहे थे। और विवेक हमारे साथ इस वक्त जहां पर ये लैंडस्लाइड हुआ है, जहां यात्री फंसे हुए हैं, वहां से सीधा हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। विवेक, अगर यात्रियों से आप बात कर पाए, क्या इस वक्त वैकल्पिक व्यवस्था है उन लोगों के लिए? विकल्प क्या है? देखिए, बात की जाए तो जहां एक तरफ लगातार मलबा हटाने का काम जोरों शोरों पर चल रहा है तो वही यात्री भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब रास्ता खुलेगा। कुछ यात्री हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। आप कब आए थे यहाँ पर और अब कब से इंतजार कर रहे हैं रास्ता खुलने का?
हम तो कल परसों इधर आए थे और अब तो ये बंद था, तो रास्ते में 4 घंटा हमको रुकना पड़ा। 4 घंटे के बाद बात करना पड़ा कुछ ऊपर वाले से जो फ्रेंड से, एंड बाद में हमको जाने दिया गया। एंड उसके बाद फिर हम होटल में रहे, तो सुबह जब पता चला कि ये पैदल जा सकते हैं, इसको क्रॉस कर सकते हैं, सो हमने आ गए इधर, बस वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको जानकारी मिली कि पैदल जा सकते तो इसलिए वेट कर रहे हैं आप। रास्ता कब खुली और आप आगे बढ़े? यस। एंड लोग और मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कब आप आए थे, कहाँ से आप आए हैं? हम कर्नाटक से आए। कर्नाटक से आए हैं? हाँ। तो कब आए थे आप यहाँ पर? कब हम अभी 4 दिन हो गए आके, केदारनाथ को जाके अभी इधर आ गए। अभी पैदल जाने का रास्ता बोल के गाड़ी उधर लगाए पीछे लगा, और बंद है रास्ता, और खुलने की राह देख रहे। तो 4 दिन से आप होटल के अंदर ही थे? हाँ, होटल के अंदर ही थे। केदारनाथ की यात्रा खत्म हो गई। केदारनाथ की यात्रा खत्म होने के बाद इधर बीच में बोल दिए कि रास्ते बंद है बद्रीनाथ के लिए, तो 2-3 दिन रूम पे वेट किया। अभी आज सुबह खुलेंगे बोले तो आ गए गाड़ी लेके, लेकिन गाड़ी नहीं आ पा रही है। गाड़ी वहाँ पार्किंग करके चलते जाने के लिए रास्ता है बोले 500 मीटर के बाद, इसके लिए चलते जाएंगे बोल के 500 मीटर के बाद इधर आ गए। बिल्कुल विवेक, आप नजर बना के रखिए, इन यात्रियों से बातचीत करते रहिए। यात्रियों का इंतजार बहुत ज्यादा लंबा होता चला जा रहा है, परेशानी लोगों की समझी जा सकती है। विवेक बातचीत कर रहे हैं श्रद्धालुओं से। और ये जोशीमठ के हालात नहीं है, बाकी जगहों पर भी जो सैलाब है वो बेहिसाब है। बाढ़ और बारिश में उत्तर भारत में परेशानी बढ़ती चली जा रही है। ये संकट मैदान से लेकर पहाड़ तक बढ़ता चला जा रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया, और हाईवे बंद होने से बड़ी संख्या में यात्री फंस गए। वहीं यूपी और बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ के हालात बन चुके हैं, इससे करीब 2.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं बिहार में भी नेपाल से सटे कई जिलों में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच नेपाल में लैंडस्लाइड की वजह से कई यात्री लापता हो गए हैं। उधर मायानगरी मुंबई में भी बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बारिश की वजह से मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया है। हर तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो जोशीमठ में लैंडस्लाइड, मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक, यूपी और नेपाल में किस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। अब आपको मुंबई की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जहां बारिश ने सड़कों का बुरा हाल कर दिया। ये तस्वीर देखिए, मुंबई के किंग सर्कल की है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है और गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। मुंबई में बारिश की वजह से कई जगहों पर ये हालात बन गए। अब बड़ा सवाल यह है कि हर बार बारिश में मुंबई क्यों डूबने लग जाती है, लेकिन समय पर प्रशासन जागता क्यों नहीं। और आइए एक और मुंबई की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। नवी मुंबई से तस्वीरें। बारिश के पानी ने सड़कों पर कब्जा जमा लिया। ये तस्वीरें नवी मुंबई की आप देख रहे हैं। तुर्फे मैकफो मार्केट की है। मार्केट के पास बारिश का पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है, देख रहे हैं तस्वीरें। और ट्रैफिक जैम की समस्या अलग, लोगों को इसी पानी में आना जाना ही पड़ रहा। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यूपी के सीतापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये हालात देखिए। बनबसा बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सीतापुर की 3 तहसीलों में बाढ़ के हालात हो गए। बिस्वा, लहरपुर और महमूदाबाद तहसील के कई गांवों में पानी घुस चुका है। लोगों के घर नदी के आगोश में समा रहे हैं। कई लोगों ने बाढ़ के डर से खुद के अपने घरों को ढहा दिया है। लोग गांव छोड़कर बांध पर रहने को मजबूर हो चुके हैं। और सीतापुर के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब आपको तस्वीर गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ के हालात की वजह से लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में लोगों के लिए कहीं आने जाने के लिए नाव ही सहारा है। सबसे ज्यादा परेशानी उन बच्चों को हो रही है जो स्कूल जाते हैं। लेकिन ये तस्वीर देखिए, हर इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। गोरखपुर का हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। ये राप्ती नदी की पानी है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नदी बढ़ रही है? हाँ। तो दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, दिक्कतें तो हो रही हैं। क्या दिक्कत हो रही है? पानी में सेल के जाना पड़ता है। अब ज्यादा हो जाएगा तो नाव से आना पड़ेगा। कुछ बच्चे नाव से भी जा रहे हैं। हाँ, हम लोग भी चले जाएंगे, कल से नाव से आना पड़ेगा। तो बच्चों को आपने सुना गोरखपुर में। इसके अलावा यूपी के गोंडा से अब तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर भी बाढ़ के हालात हैं। गोंडा के कई गांव में बाढ़ की वजह से लोगों के मकान भी डूब गए हैं। ये तस्वीर देखिए, गोंडा के धधुआ गांव की है, जहां सड़कें और रास्ते टूट चुके हैं। लोगों को जरूरी सामान और दवाएं लेने के लिए जाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। किसी तरह लोग नाव में आ जा रहे हैं। नाव ही एक सहारा है
इस बाढ़ बारिश के बीच में। और अब आपको यूपी के बलरामपुर की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। चारों तरफ यहां भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, खेत भी पानी में डूब गए हैं, रास्ते टूट फूट चुके हैं और तबाह हो चुके हैं। रास्ते पानी में डूबे होने की वजह से आसपास के इलाकों से संपर्क टूटता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं, जो आप देख रहे हैं। बलरामपुर, यूपी के बलरामपुर से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपी के लखीमपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बाढ़ से यहां भी कई गांव डूब गए, लोगों के मकान भी पानी पानी हो चुके हैं। ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई हैं। तस्वीरों से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लखीमपुर के इन इलाकों में बाढ़ कितनी बड़ी संकट की स्थिति लेकर आई है। तो आपको हमने लखीमपुर के हाल दिखाए। नेपाल में भी भारी बारिश के बीच एक हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। दोनों बसों में 65 लोग सवार थे। यात्रियों का अभी तक पता नहीं है। लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। बताया जा रहा है 2 लोगों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। ये हादसा सेंट्रल नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की। इसके लिए वोटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, विधान भवन परिसर में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक का वोटिंग होगी और 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसीलिए भी और ज्यादा स्थिति पर नजर है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की 1 घंटे वोटिंग बढ़ाने की मांग भी की गई है। बारिश की वजह से, दरअसल क्योंकि मुंबई में बारिश लगातार हो रही है, अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है, इसलिए बारिश की वजह से वोटिंग को 1 घंटे बढ़ाने की मांग उद्धव गुट की ओर से की गई है। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ का विरोध सामने आया है। कांग्रेस ने गायकवाड़ की वोटिंग का विरोध किया है। गायकवाड़ पर एक शख्स पर फायरिंग का आरोप है। गायकवाड़ को कोर्ट से वोटिंग की इजाजत मिली है। और अब आपको नाम बताते हैं, अलग अलग पार्टियों से विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम क्या हैं, आपको बता रहे हैं। बीजेपी के दरअसल 5 विधान परिषद उम्मीदवार हैं, जिसमें पंकजा मुंडे हैं, दूसरे परिणाय फुके हैं, तीसरे सदाभाऊ खोत हैं, चौथे अमित गोरखे और 5वें योगेश टिलेकर हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपको बता दें, जिसके उम्मीदवार हैं शिवाजीराव गर्जे, 2 उम्मीदवार हैं, और राजेश विटेकर। इसके अलावा शिवसेना का शिंदे गुट जो है, इसमें कृपाल तुमाने, भावना गवली उम्मीदवार हैं। और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, इसमें मिलिंद नार्वेकर, और इसके अलावा एनसीपी के शेकाप शरद पवार समर्थित उम्मीदवार और जयंत पाटिल हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं प्रज्ञा सातव हैं। तो ये उम्मीदवारों के नाम हैं जो कैंडिडेट हैं, आपको बताते हैं। महायुति वर्सेस महाअघाड़ी के कैंडिडेट आपको बताए। और मतदान के बीच कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी का बयान भी आ गया है। जीशान ने कहा है कि कल की बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया। कल देर रात कांग्रेस ऑफिस से फोन आया, जीशान सिद्दीकी का कहना है, जिसे कांग्रेस कहेगी उसे वोट दूंगा। जीशान पर क्रॉस वोटिंग की आशंका दरअसल थी। तो कल देर रात कांग्रेस ऑफिस से फोन आया, ये कहा है, और कांग्रेस जिसे कहेगी मैं उसे वोट दूंगा, जीशान सिद्दीकी का कहना है। क्यों मुझे कोई भी मीटिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है, उसका जवाब तो वही कह सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ, आज भी अभी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जाऊंगा, लीडरशिप से बात करूंगा और जो वो कहेंगे उस पर वोट डालूंगा। पर मुझे कल बुलाने का मकसद क्या था और क्या था वो तो वो ही बोल सकते हैं, मगर कल के बारे में मुझे कोई इंटीमेशन नहीं बोल सकता है। कोई भी लीडर ने फोन नहीं किया, कोई मैसेज, कोई ईमेल, कुछ मुझे कल के बारे में बोला नहीं है। तो जीशान सिद्दीकी को आपने सुना, और ये बहुत मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। मुंबई से हमारे साथ राजीव सिंह और ज्यादा अपडेट्स के लिए साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्योंकि मुकाबला पहले ही दिलचस्प है, 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों का ऐलान होना, और फिर अब क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का भी डर सता रहा है, आशंका बढ़ गई है। बिल्कुल, और हॉर्स ट्रेडिंग की जो एक आशंका बनी हुई है, उसी के चलते पिछले 3 से 4 दिनों से शरद पवार की पार्टी को अगर छोड़ दे तो सभी पार्टी
के विधायकों को अलग अलग होटलों में उनकी पार्टी की तरफ से रखा गया था। हालांकि नेता ये कह रहे हैं कि वोटिंग कैसे करनी है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी जानकारी देने के लिए होटलों में इन विधायकों को रखा गया था। लेकिन विधायक भले नेता भले बात कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि सभी पार्टियों को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए ये नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है। उद्धव गुट के पास महज 15 विधायक है, शरद पवार के पास महज 12 विधायक है, जबकि एक एमएलसी को जीतने के लिए 23 विधायक की जरूरत है, 23 वोट की जरूरत है। ऐसे में उद्धव ठाकरे वोट कहां से लाएंगे? शरद पवार समर्थित सेकाप के जो उम्मीदवार हैं जयंत पाटिल, वो कैसे जीतेंगे, उसको लेकर आंकड़ा क्या है, उसके लिए छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट विधायकों पर नजर बनी हुई है। बच्चू कडू ने सुबह ही ऐलान कर दिया था कि वो शिंदे के साथ में जाएंगे, शिंदे के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट करेंगे। बच्चू कडू के पास में 2 विधायक है। हितेन ठाकुर की पार्टी जो कि वसई विरार से आती है, उनके 3 विधायक है। लेकिन हितेन ठाकुर को लेकर असमंजस बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक तरफ जहां सत्ता पक्ष से मुलाकात की थी, वहीं विपक्ष से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनका इतिहास रहा है कि वो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ जाते रहे हैं। तो ऐसे में उनका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ हो सकता है। अब बड़ी बात यह है कि शरद पवार ने आखिर में शेतकरी कामगार पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जयंत पाटिल, उनको समर्थन क्यों दिया? दरअसल शेतकरी कामगार पार्टी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में उनका अच्छा खासा पैठ है, अच्छी खासी वोट बैंक है। वहां से 1-2 विधायक उनके हमेशा चुनकर आते रहे हैं। लेकिन हाल के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से शरद पवार गुट का रायगढ़ जिले से सफाया हुआ है, सुनील तटकरे लोकसभा सीट जीत कर आए हैं और बड़ी मार्जिन से जीते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में शरद पवार को शेतकरी कामगार पार्टी का समर्थन अगर वहां मिला तो आने वाले दिनों में फायदा होगा। तो सारा का सारा राजीव नंबर गेम है, और ये जो नंबरों का खेल है वो समीकरण भी हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। विधान परिषद का जो चुनाव है वो नाक की लड़ाई बन गया है और सवाल साख का भी है। शुक्रिया राजीव, नजर बना के रखिए। सुबह 9 बजे से 4 बजे तक वोटिंग होगी। फिलहाल एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईएएस पूजा खेड़कर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, विवादों में चल रही है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां अब मनोरमा खेड़कर की हाथ में पिस्टल लेकर धमकी देने का वीडियो सामने आ गया है। पुणे में मीडिया कर्मी जब मनोरमा खेड़कर से सवाल पूछने पहुंचे तो गेट पर ही पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर हाथ में पिस्टल लेकर गेट पर पहुंची और बिना गेट खोले धमकी देने लगी कि सबको जेल भिजवा दूंगी। आप भी देखिए, ये वीडियो देखिए कैसे मीडिया कर्मी को मनोरमा खेड़कर ने मीडिया कर्मियों को पिस्टल के साथ धमकी दी है। तो ये वीडियो आपने देखा जो वायरल है, पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का एक किसान को भी धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। पूजा के पिता पर किसानों की जमीन पर कब्जे का आरोप भी है। पूजा की मां बाउंसर्स के साथ किसानों के साथ पहुंची और किसानों के पास पहुंच जाती हैं और पिस्टल लिए किसान को धमकी देने लग जाती। पूजा की मां जिस जमीन को अपना बता रही हैं उसे किसान अपनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं। आप भी सुनिए कैसे पूजा की मां मनोरमा खेड़कर ने किसान को धमकी दी है। तो एक तरफ तो मीडिया कर्मियों को धमकाया गया पूजा खेड़कर की मां की ओर से, मनोरमा खेड़कर की ओर से, तो दूसरी तरफ किसानों को भी धमका रही है जमीन को लेकर। और ये धौंस दिखाने की कोशिश है, लगातार पिस्टल हाथ में है। पहले वाले वीडियो में भी आप पिस्टल देख रहे हैं, दूसरे वाले वीडियो में भी आप पिस्टल देख रहे हैं। और अब पूजा खेड़कर को लेकर विवाद क्या है, क्यों एक ट्रेनी आईएएस जो हैं वो सुर्खियों में है, विवादों में, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को जून में प्रशिक्षु के तौर पर पुणे जिला भेजा गया था, लेकिन यूपीएससी परीक्षा में 841वीं रैंक हासिल करने वाली पूजा के डिमांड ने उनके करियर की शुरुआत में ही विवाद खड़ा कर दिया। बाकायदा व्हाट्सएप पर भेजी गई उनकी ये लिस्ट वायरल भी हुई। पहले व्हाट्सएप मैसेज से लगता है कि पूजा खेड़कर खुद का परिचय दे रही हैं। आरोपों के अनुसार उन्होंने पुणे कलेक्टर ऑफिसर को लिखा, हेलो, मैं डॉक्टर पूजा खेड़कर आईएएस हूँ। मुझे असिस्टेंट कलेक्टर पुणे के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर दिवसे सर ने मुझे आपका संपर्क नंबर दिया है। मैं 3 जून को ज्वाइन करूंगी। मुझे बुल्ढाना कलेक्टर कार्यालय से पुणे भेजे गए मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। कृपया मुझे बताएं कि क्या किया जा सकता है। इसके बाद 23 मई को पूजा ने व्हाट्सएप पर फिर मैसेज लिखा कि आवास, ट्रैवल और केबिन के बारे में कोई अपडेट।
उनके इस सवाल का कलेक्टर ऑफिस से कोई जवाब नहीं दिया गया। 24 मई को उन्होंने फिर व्हाट्सएप मैसेज किया कि कृपया जवाब दें, यह जरूरी है। तब उन्हें जवाब मिला कि आपके पुणे आते ही चेक करेंगे। इससे नाराज आईएएस पूजा ने लिखा कि मुझे लगता है कि ये मेरे ज्वाइन करने से पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। एक ट्रेनी आईएएस की तरफ से गाड़ी, बंगला, कैबिन और अन्य सुविधाओं की मांग देखकर पुणे के डीएम का माथा ठनक गया। उन्होंने विभाग को 25 पन्नों की चिट्ठी लिखी, जिसमें पूजा खेडकर को लेकर पूरा ब्यौरा दर्ज था। इस चिट्ठी में व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट भी सबूत के तौर पर अटैच किए गए थे। लेकिन पूजा सिर्फ अपनी डिमांड को लेकर सवालों में नहीं है, बल्कि सीनियर अफसर के प्रति उनका रवैया भी सवालों में है। उन पर आरोप है कि अपर कलेक्टर अजय मौर्य की अनुमति के बिना उनके कैबिन के सामने से सोफा, टेबल और कुर्सियां ले गईं। साथ ही खुद की नेम प्लेट भी लगाई। लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, राष्ट्रीय ध्वज और इंटरकॉम मुहैया कराने का आदेश जारी किया। विवाद बढ़ा तो सरकार ने पूजा खेडकर के तबादले में ही भलाई समझी। फिलहाल वो वाशिम में ज्वाइन कर चुकी हैं। लेकिन जब उनसे आरोपों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना है। Oh, I'm very happy to join in Washington district. अच्छा। I'm looking forward to working here. किसी भी आईएएस अधिकारी को परीक्षा पास करने के बाद 2 साल का प्रोबेशन पूरा करना होता है। इस दौरान उन्हें अलग अलग विभागों में काम करना होता है। पूजा खेडकर अब 30 जुलाई 2025 तक अपना कार्यकाल वाशिम में बतौर ट्रेनी आईएएस पूरा करेंगी।